कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टडी चैनल के ऊपर। आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। स्लाइड्स ऐड कर लेता हूं मैं, बहुत ज़्यादा सारी स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि बड़ा तगड़ा जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस गाइस। आप ये जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, ये स्टडी चैनल के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप फॉर क्लास 10th एंड NTSC एस्पिरेंट्स। स्टडी चैनल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा नीचे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आपने ज़रूर जो है भर देना है। उससे हमें अपना फीडबैक और आपकी 2-4 चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, हमारा ईमेल आईडी क्या है, channelstudy081@gmail.com। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए, या कोई आपके पास टेक्निकल इशू आ रहा है, जैसे हम कोई मेंटी क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो किसी के साथ कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो या कोई इशू आता है टेक्निकली, तो आप इस पे यहाँ पे रिपोर्ट करें और हम आपका वो इशू ठीक कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है आपके पास ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो किया ही होगा, है ना। तो टर्न ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे दोस्त को भी अच्छा पता चल जाएगा ऐसी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस हम इक्विलिब्रियम जो है क्लास 11th का टॉपिक है, केमिस्ट्री का है, फिज़िकल केमिस्ट्री का। तो कई बच्चों को समझ नहीं आता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस गाइस। मैं 56 हो जाता हूँ। ठीक है, 56 मैं इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा सरफेस एरिया लिखने के लिए मिल जाएगा। आपने मेरे को देख के करना है। हाँ, तो बच्चों देखो, इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मैंने बच्चों फिज़िक्स में भी आपको लॉज ऑफ मोशन करवाया है, उसकी 2-3 वीडियोस आपको यहाँ पे आई का आइकन बनाओ तो ऊपर यहाँ पे कहीं बना होगा, तो आप वहाँ उसको क्लियर कट दबाएंगे तो आपके पास वो वीडियोस दिखेंगी, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप वीडियो में चले जाएंगे और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में मैंने इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है इन फिज़िक्स के मुताबिक। ठीक है, तो फिज़िक्स में हमने देखा था कि कोई मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ये मेरे पास ब्लॉक है, ये चल रहा है बच्चों जो है लीनियर मोशन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, 1D प्लेन में चल रहा है, 1D में चल रहा है। तो हम क्या कहते थे, जब ये इक्विलिब्रियम पे होता था तो हम मान लेते थे कि एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो इसके ऊपर जो भी नेट फोर्सेस लग रही हैं, एक नॉर्मल लग रहा है, एक नीचे वेट लग रहा है =mg, और बस इतना दिया है मान लो। तो जब मैं कहूँगा कि ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन 0 है इसका, तो हमारा नॉर्मल जो होता था वो mg के बराबर हो जाता था। ये रिज़ल्ट आता था इन फिज़िक्स जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता था। आपको अभी तक सिर्फ इतना ही पता है क्योंकि आपको लगता होगा कि इक्विलिब्रियम इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। हम अब डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, और जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है कोई चीज़, उससे होता क्या है देखते हैं। देखो बच्चों, कोई रिएक्शन है केमिस्ट्री में, अगर मैं लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अक्सर हम ऐसे लिखते हैं। क्या कभी आपने ऐसी रिएक्शंस देखी हैं जिसमें उल्टा होता है, और जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट आता है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जब ये वाला सिंबल आ जाता है तो इक्विलिब्रियम शो होता है इस सिंबल से। ठीक है, ये जो है ये शो कर रहा है कि जो इक्वेशन है, जो इसकी मोल्स मान लो या प्रेशर मान लो, जो कुछ भी लेना है आपने, कॉन्सेंट्रेशन लेना है, वो इसमें चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दे रखा है आपको, वो इसमें चेंज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका इसमें चेंज हो रहा है, उतना ये इसको वापस कर दे रहा है, मतलब कंडीशन इक्विलिब्रियम पे है, ये मतलब होता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए दो दोस्त हैं P एंड Q, इसके पास टोटल 20 एप्पल हैं, इसके पास कोई भी एप्पल नहीं है, और ये किसी डिस्टेंस R पे खड़े हैं।
अब क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई हो गई है। अब इसने गुस्सा निकालना है, तो अब इसने इसको एप्पल मारने शुरू कर दिए धड़ाधड़। ठीक है, इसने धड़ाधड़ एप्पल मारने शुरू कर दिए। और इसने क्या किया, क्यू वाले ने क्या किया, इसने एप्पल जो यहाँ से आ रहे हैं ऐसे करके, वो उसको इसके मार नहीं रहा, उसको इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि ये अक्लमंद है। अब मान लो उसने मारे, पहले इसके पास 20 एप्पल थे, इसके पास 0 एप्पल थे। अब इसने उसको 10 एप्पल मार डाले, तो 10 एप्पल कहाँ गए। मान लो इसने चलो 15 मारे या 5 मारे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मान लो इसने अभी 5 एप्पल्स उसको मार दिए हैं, तो इसके पास 20 में से 5 निकाल दो, कितने बच जाएंगे, 15 एप्पल बच जाएंगे। मतलब अब इसके पास 15 एप्पल है और उसके पास 5 एप्पल है, क्योंकि मैंने बोला कि वो जो एप्पल मार रहा है वो क्यू जो है, दोस्त क्यू है, वो अपने पास संभाल कर रख रहा है उसको। अब ये कंडीशन है। लेकिन अब क्या हुआ, क्यू को भी चढ़ गया गुस्सा। ठीक है, क्यू ने भी मारने शुरू कर दिए जी। क्यू ने 1 सेकंड में क्यू जो है वो 2 एप्पल मार रहा है, और यहाँ पे पी जो है वो भी 2 एप्पल मार रहा है 1 सेकंड में। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो कंडीशन आ गई ना, अब इसे मैं इक्विलिब्रियम कहूँगा। अब ये इक्विलिब्रियम कैसे हुआ आप लोगों को समझ नहीं लगे, मैं बताता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है इन केमिस्ट्री, जब जो अमाउंट यहाँ पे है वो कांस्टेंट रहे। बेशक पी जो है 2 एप्पल क्यू को मार रहा है, लेकिन फिर भी पी के पास 15 के 15 एप्पल बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 13 हो गए, फिर उसके बाद 11 हो गए, फिर उसके बाद 9 हो गए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने एप्पल वो मार रहा है उतने ही एप्पल क्यू भी उसको वापस दे रहा है, जिस कारण उसके एप्पल रिमेन कांस्टेंट। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है अमाउंट रिमेन कांस्टेंट, तो मतलब इक्विलिब्रियम की केस है, दोनों बराबर मार रहे हैं। हालांकि इनके जो एप्पल्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन ये कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो कांस्टेंट हो गया इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन मान लेते हैं कोई A+B और ये C+D। जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो 2 सिंबल आते हैं, और इसका क्या मतलब है, जितना A और B C+D बना रहे हैं, उतना ही फिर से वापस C+D A+B बना रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एक मान लीजिए टप है मेरे पास, ऊपर से नलका लगा हुआ है और ये पानी भर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से टप में थोड़ा सा होल कर दिया, थोड़ा सा हल किया, ज़्यादा भी नहीं किया, और यहाँ पे एक नलका लगा दिया टप में। अब बच्चों जितना पानी ये भर रहा है, मान लो 2 लीटर 1 सेकंड में भर रहा है, उतना पानी ये बाहर निकाल दे रहा है। लेकिन अंदर देखोगे किसी भी इंस्टेंट पे पानी जो 4 का 4 लीटर ही रहेगा। अगर 4 लीटर था तो 4 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसने 2 लीटर बाहर निकाला तो 2 लीटर अंदर बचेगा जी। क्यों? क्योंकि 2 लीटर वो भी तो डाल रहा है। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहूँगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये रिएक्शन वाला। ये एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम का है। आपको इतना पता चल गया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, और जब हो जाए तो क्या क्या हो जाता है। जब हो जाए तो एक तो रेट ऑफ, ये याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब ये क्या चीज़ें बोली मैंने, जैसे A जो है वो B के एप्पल मार रहा था ना, 2 एप्पल मार रहा था, और ये भी 2 एप्पल मार रहा था इसको। तो ये जो फॉरवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड की डायरेक्शन में 2 मार रहा है, ये बैकवर्ड की डायरेक्शन में 2 मार रहा है, दोनों देखो सेम है। तो मतलब इक्विलिब्रियम अटेन, मैंने कहा था इस वक्त इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फॉरवर्ड जाने वाला रेट बैकवर्ड जाने वाले रेट के बराबर हो जाता है। तो यही पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। मैंने बराबर नहीं बोला। बच्चे क्या समझते हैं कि जो सर ने बोला है, ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बना रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो पहले जैसे 15, पहले 20 था ना, 5 उसने मार दिए, 15 एप्पल बचे, और इसके पास कितने थे, 5 एप्पल से। हालांकि ये 2-2 मार रहे थे।
लेकिन ये अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 15 का 15 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। और बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ने बोला कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर होगा, ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोला कि ये जो 15 था ये 15 का 15 रहेगा, ये 5 है 5 का 5 रहेगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि किसी के पास 90 एप्पल थे और उसके पास 10 एप्पल थे तो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। ऐसा मतलब नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम है 50-50 पे होगा, 60-40 पे होगा, 99 एंड 1 पे भी हो सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो है ज़्यादा बन रहा है, ये सब बोल दिया जाता है। आपने मैंने मॉडर्न की बुक में पढ़ा था ऐसा, तो आप भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बता दिया, इक्विलिब्रियम बता दिया, उसके 2 चीज़ें बता दी। क्या बता दी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है, हो जाता है, तो क्या क्या हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कर्व डिस्कस करते हैं बच्चों, कुछ कर्व डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके सामने अभी कुछ कर्व ड्रॉ करने वाला हूं, तो आपने मेरे को बताना है कि ये इनमें से कौन सी कर्व्स हैं वो इक्विलिब्रियम को शो करती हैं, वो इक्विलिब्रियम को शो करती हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब ये कर्व्स 4 कर्व्स बनाई हैं मैंने, और ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सी सही हैं, है ना, कौन सी ऐसी कर्व्स हैं जो इक्विलिब्रियम को बताती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं जी। इसमें क्या है, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये एफ एंड बी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कर्व ये वाला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है पहले ऐसे ज़्यादा था, फिर कमा, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, लेकिन फिर एक मूवमेंट पे जो है वो बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो हमने इक्विलिब्रियम में बच्चों यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था अभी बता देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ऐसा होना चाहिए। तो मतलब ये जो कर्व दिखा रहा है ये हमारा सही है। नेक्स्ट कर्व की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कर्व ठीक हो गया तो मतलब बाकी तीनों गलत होंगे, ये मोर देन 1 चॉइस भी हो सकते हैं और ऑल ऑफ द करेक्ट भी हो सकते हैं। आईआईटी कुछ भी घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे कई बच्चे छोड़ते हैं कि पहला आंसर ठीक हो गया आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी रेट और टाइम के बीच में है। इक्विलिब्रियम बताना है क्या ये अटेन कर रहा है कि नहीं। देखो फॉरवर्ड शिफ्ट जो है ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, फिर जो है कांस्टेंट हो गया। बैकवर्ड शिफ्ट पहले कम था, ज़्यादा हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, लेकिन बराबर नहीं हुए, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेशन को कई बच्चे बराबर समझ लेते हैं, लेकिन मैंने क्या पढ़ाया है कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। 15 है तो 15 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। ऐसा नहीं है कि 15 जो है 5 के बराबर हो जाएगा। देखते हैं, पहले ज़्यादा थी फिर कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। कौन कौन से सही हैं, एक ये सही है, एक ये सही है, गलत है। अब लास्ट वाले पे चलते हैं। ये भी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे भी एंड पे आके जो कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट हो गई है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, तो मतलब ये भी सही है। तो आपके पास अगर ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, तो आप लिखेंगे ए सी एंड डी आर द राइट आंसर्स, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन, इसमें रेट और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। देख के करें ग्राफ को कभी भी, ऐसा नहीं कि हवा में हम हाथ हिला देंगे, हवा में हाथ नहीं हिलाते। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट है भाई, नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नेचर कैसी है इक्विलिब्रियम केमिकल की। तो बच्चों देखो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ए के पास अगर 20 एप्पल हैं और उसने 5 जो हैं मार दिए तो 15 बच गए, तो बी के पास 5 बच गए, पहले 0 थे 5 बच गए। तो इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि ए से ही अटेन होगा, पहले ए मारेगा तो अटेन होगा, जरूरी नहीं है। क्या पता उसके पास ज़्यादा एप्पल्स होते, वो शुरू करता। तो इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से जो है अटेन हो सकता है, बस वो डिपेंड किस पे करता है, सूटेबल कंडीशंस पर। मान लो कोई जैसे अपने पास है कि भाई कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी सी प्लस डी एट 24 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और हमें पता है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका टेम्परेचर, हम इस रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो मतलब इसकी सूटेबल कंडीशन है ये। तो जब 25 डिग्री पे होगा तो इसके बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, ये बताने का मतलब है, ठीक है। अब देखते हैं नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से वो अचीव कर सकते हैं।
सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। अब डायनेमिक का क्या मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। और ये एक स्पेशल मोशन होता है। कब कब होता है ये मोशन, जब हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। बच्चों रिएक्शंस की कई तरह की टाइप्स होती हैं, साइक्लिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल एंड सो ऑन, कई सारी टाइप्स हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें ये डायनेमिक नेचर देखने को मिलती है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, मतलब इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, एस्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन जो थी ना वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन थी। ठीक है, एग्जाम्पल एस्टेरिफिकेशन ये आपका आ गया। और इसमें वो क्वेश्चन आता है स्कूल में कि प्रूव करें केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। तो आप रिएक्शन लिख देंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल एस्टेरिफिकेशन वाली लिख दी, तो आप लास्ट में बता देंगे एट दिस कांस्टेंट सुटेबल कंडीशंस। अगर टेम्परेचर वगैरह जो भी प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखा जाए तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है, वॉल्यूम जो भी आपने लिया हुआ है, एक्वस मीडियम जो भी लिया है, ठीक है, उसी कंडीशंस पर अगर आप इसको रखते हैं तो ये जो है एस्टर जो है वो वापस उसमें कन्वर्ट होता रहेगा और वो एस्टर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, कुछ भी कमेगा नहीं। और अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम में पूछ लिया जाए कि बताएं फिजिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है, प्रूव करें, तो आपको क्या करना है, ये वाला एग्जांपल देना है। ये वाला एग्जांपल ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपने 3 जो हैं अपने पास, तीसरा पॉइंट नेचर में कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कभी भी होता क्या, पहले तो कैटलिस्ट बच्चों काम करता है इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो या तो रिएक्शन बड़ी स्पीड से होगी या स्पीड उसकी धीमी हो जाएगी। मतलब ये क्या करता है, रिएक्शन की गति बदल देता है। लेकिन कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपने ध्यान से याद रखना। और एक और बात, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं आप गिब्स एनर्जी, या उसे हम कहते हैं यूज़फुल एनर्जी। हम जितनी मर्जी एनर्जी दें लेकिन जितनी हमें चाहिए हम तो उतनी लेंगे, बाकी तो बर्बाद हो गई। ठीक है, तो जितनी हमें चाहिए वो हमने ले ली, उसे हम कहेंगे यूज़फुल एनर्जी, और उसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, तो क्योंकि हम उसको चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं डेल्टा जी लिख देता हूँ। और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमेशा 0 होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है जिस पे ये पूरा चैप्टर निर्भर करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन, आइए देखते हैं। रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। एक और चीज़ भी बोल सकता हूँ, द रेट, सुनेंगे मेरे को ध्यान से, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट विद इंच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर मोलर कोफिशिएंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। समझ नहीं लगा होगा, मेरे को पता है, अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली डेफिनेशन आपके लिए सही है, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। अभी देखते हैं क्या होता है ये सब कुछ। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है बच्चों, ए दिस एंड दिस, और वो इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसने तो कुछ बोला नहीं, उसने तो बोला है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या कहती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म है यहाँ पे ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ईच कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया
कैसे बताते करते हैं, मोलैरिटी अगर मैंने ए का रिप्रेजेंट करना है, मोलैरिटी ऑफ ए लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा। तो लिख दिया। स्टेटमेंट आगे क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर मोलर कोफिशिएंट, रेज टू द पावर मोलर कोफिशिएंट। यहाँ पे मोलर कोफिशिएंट क्या है, ए एंड बी, तो ए एंड बी ऊपर पावर चढ़ा दिए इनके। एट कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, समझ लग गई। तो ये मेरे पास बच्चों आ गया, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं रैप कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। देखो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए एंड बी। ऐसे बच्चों मान लेते हैं प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की जगह हम पूरी एक रिएक्शन लिख लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। अब अगर मैंने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है तो वो क्या आ जाएगा, इसका मोलैरिटी, इसका मोलैरिटी, रेज टू पावर इसका, रेज टू पावर इसका। तो कॉन्स्टेंट लगा देते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हटाना ही है हमें उसमें भी। तो मोलैरिटी लिखा, इसका भी मोलैरिटी लिखा, दोनों में प्रोडक्ट किया। और इसके रेज टू पावर मोलर कोफिशिएंट सी है, इसका डी है। और बच्चों मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जब इक्विलिब्रियम का केस होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर करेंगे तो मेरे पास आएगा के एफ इंटू ए दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अब मैं क्या करूँगा, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड निकालूंगा तो मेरे पास बच्चों आ जाएगा सीधा डायरेक्ट रिलेशन। ये आप इसको फॉर्मूला भी मान सकते हो, कुछ भी मानो। ये जो है आपका बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो के सी किसके बराबर है, के एफ बाई के बी, और इसका ये आ जाता है। रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाता है, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में आपको जो है रिवीजन के साथ। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ एक्सेप्शन ये है कि जब भी रिएक्शन में, जैसे कई सारी रिएक्शन होती हैं और उसमें फेस भी दे रखे हैं, फेस का मतलब फिजिकल स्टेट। और बच्चों फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है। हमको के सी निकालते वक्त के सी क्यों दिया, सी नाम क्यों दिया, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने के सी लिखा। गैसियस को हम लेंगे और प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड को नहीं लेंगे, और डाइल्यूट H2SO4 को भी नहीं लेंगे। अभी आगे केसेस आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर। अभी इसका आपने केसी निकालना है। और भी कई सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, के पी, के एक्स। के पी होता है प्रेशर के लिए, के एक्स होता है मोल फ्रैक्शन के लिए, के सी होता है कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, इसका जल्दी से के सी निकालेंगे क्योंकि अभी पता ही आपको के सी मैंने कराया तो वही निकालना है। के सी कैसे निकालेंगे, के एफ बाई के बी होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। के एफ बाई के बी मतलब पहले हम लेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का। पहले तो ये देख लो कि भाई रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जो है ये लिख दिया, लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सेप्शन का केस कराया है। वो क्या कराया है कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड हो तो हम उसे नहीं लेंगे। यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है तो हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे सॉलिड लिखा है ये नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे उसकी जगह लेंगे क्या, हम ऐसी बात नहीं है उसको नहीं लेंगे, हम लेंगे, लेकिन जो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड होता है उसकी मोलैरिटी को 1 मानते हैं, तो 1 मानेंगे, 1 को ले लेंगे उसकी जगह। यहाँ पे भी 1 करेंगे इनटू SO2 करेंगे। सॉरी बच्चों ये ऐसे नहीं है, तभी मैं सोची ये रिएक्शन बैलेंस कैसे हो जाएगी। यहाँ पे 5 है तो ये बच्चों आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी रब कर दें तो ये आपका O2 और इसकी रेज टू पावर 5, तो KC की वैल्यू आ जाएगी 1/O2 5। और कई बड़े होशियार बनेंगे, ऊपर ले जाएंगे, -5 करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं जब तक आपको कुछ बोला नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर KP की वैल्यू निकालनी हो तो KP का मतलब जब प्रेशर गिवन हो, तो और आपके रिएक्शन है, रिएक्शन मान लो आपको मैंने दी हुई है, सारे गैसियस पे बात कर रहा हूँ मैं, देख लो सारी जो हैं फेस इनकी गैसियस है।
तो गैसियस स्टेट पे Kp की वैल्यू मेरे पास आ रही है Pc, क्योंकि P क्यों लिख दिया, मतलब P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, ऊपर चढ़ा देंगे C इंटू PD, ऊपर चढ़ा देंगे D, ये आपका Kp का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ऐसे ही आपके पास Kx का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, डिराइव करने को अगर मेरे को कह रहे हो तो डिराइव बच्चों वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको C वाला करवाया, और डिराइव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई पूछने नहीं वाला। अगर पूछेगा स्कूल में आ सकता है, तो स्कूल वाले भी पूछते हैं Kc का ही, और नहीं कोई भी पूछता। और ये कैपिटल्स आएंगे बच्चों, ध्यान रखें। ये आपका मोल फ्रैक्शन का कौन आ जाएगा। अभी सारे जो हैं बच्चों यूज़ होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, रिलेशन बिटवीन, इससे कई सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। जैसे Kp दे रखा होता है, Kc पूछ लिया जाता है, तो एक तरह की ट्रिक भी हो जाती है ये। Kp और Kc में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन ये है। अब आप लोग पूछोगे RT क्या चीज़ है, डेल्टा एन क्या चीज़ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने गैसियस स्टेट पढ़ा होगा। गैसियस स्टेट में एक महान इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू NRT। RT तो बच्चों वहीं से उठा लिया गया है। RT हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 1/12 होता है कैलोरी बाय मोल केल्विन से, और अगर किलो कैलोरी बाय मोल केल्विन लेना हो तो हम इसको 100/12 कर देते हैं। वैसे आपकी बुक्स में क्या लिखा होगा, 0.0082, उससे अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त इसको ये वाली वैल्यू मानोगे तो वैल्यू आंसर सेम ही आएगा। थोड़ा सा लमसम फ़र्क होता है पॉइंट्स का, लेकिन इससे ईजिली निकलता है। और टेम्परेचर है यहाँ पे T, और डेल्टा एन क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। डेल्टा एन है C + D - K A + B। अब ये क्या चीज़ है, CDAB यहाँ पे है। CDAB क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट्स। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है NH3, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपकी सारी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कराऊँगा, फाइंड द रेशो ऑफ Kp/Kc। अगर रिएक्शन आपको दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, अब बच्चों देखो, अगर Kp की वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है, Kp का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे ना आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ C पता है, ना पार्शियल प्रेशर D का पता है, ना इसका किसी का नहीं पता, ना आपको किसी की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो इस कारण आप ये भी नहीं निकाल सकते। तो आप करोगे कैसे, तो आप लगाओगे इसका रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है Kp = Kc × RT/डेल्टा एन। तो Kp/Kc निकालना है, Kc ले जा नीचे, क्या आ जाएगा, सीधा ये। डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था डेल्टा एन होता है C + D - A + B। ये क्या है, CDAB क्या चीज़ें हैं, ये हैं कोफिशिएंट्स, कंसंट्रेशन कोफिशिएंट्स। अब देखो C + D है प्रोडक्ट का, और A + D है रिएक्टेंट का। यहाँ पे C की वैल्यू 1 है, 1 भर देंगे। D मतलब आगे अगर कुछ होता तो उसको भी प्लस करते, अभी है नहीं तो इसका 0 बन जाएंगे। माइनस के A क्या है, 1 है, B क्या है, हाफ, तो हाफ कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा एन की मेरे पास वैल्यू आ रही है इसको सोल्व करने पर -1/2। तो देखो Kp/Kc की वैल्यू आ गई RT/-1/2। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/√RT। तो इसकी रेशो क्या आ गई, 1/√RT इज़ द राइट आंसर। ये आपका रेशो आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन, क्या कैसे निकालते हैं डेल्टा एन को, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। क्लियर बच्चों, मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सबको। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करने को, फिर एंड करते हैं क्लास को। आज हमने बहुत कुछ सीखा है। देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। Kp की वैल्यू दे रखी है, Kp की वैल्यू 0.1 दे रखी है, गिवन लिख, ऐसे देख लो स्कूल में ढंग आपका क्या रहना चाहिए, साइड पे एक लाइन लगाएंगे, सबसे पहले साइड पे एक लाइन लगाएंगे
कि हम कैलकुलेशन साइड पे कर रहे हैं, दिखानी है। और कैलकुलेशन ऐसा ना हो कि टीचर समझे कि पता नहीं चेप्पा कहाँ से मार के आया बच्चा चेप्पा मार के आया, ऐसा ना समझे टीचर, ठीक है। साइड पे लाइन लगाएंगे, कैलकुलेशन करने के लिए जगह बनाएंगे, फिर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखेंगे गिवन क्या क्या गिवन है। Kp का वैल्यू गिवन है 0.1 atm, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 300 केल्विन आ जाएगा। लिखेंगे साइड पे बिकॉज केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 3 अप्रोक्सीमेटली ले लिया, लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, आप हमें पता है एज वी नाउ लिखेंगे ऐसे। स्कूल में नंबर लेने हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। IIT JEE में तो सीधा लगाएंगे जो अभी मैं लगाने जा रहा हूँ, Kp इक्वल्स टू KC इंटू RT रेज़्ड टू डेल 10। डेल 10 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। CO2 का कोफिशिएंट 1, CaO का कोफिशिएंट 1, माइनस में CaO3 का कोफिशिएंट 1। अब तुम लोग ये मत कंफ्यूज होना कि सर ने कहा था सॉलिड नहीं लेना, लिक्विड नहीं लेना, गैस लेना। डेल्टा एन में सब कुछ अलाउड है, Kp Kc Kx में नहीं लेना, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एन 1। अब डेल्टा एन 1 आ गया तो सीधा रिजल्ट क्या आया, Kc का वैल्यू आया, Kc का क्या वैल्यू आया आपके पास, Kp/RT। अब बच्चों मैंने आपको बता रखा है RT क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। R का वैल्यू देखें 1/12, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो Kp का वैल्यू 0.1 गिवन है, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा। R का वैल्यू इधर 1 आ जाएगा, ऊपर 12 चला जाएगा, टेम्परेचर 300 आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 12/3000। और ये आपके पास बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने की है, 12/3000 होता है 0.004। लिखेंगे मोल पर लीटर, क्योंकि यूनिट्स नहीं लगाया तो आधा नंबर गवाया, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे आप करेंगे इन स्कूल, और IIT JEE में सीधा डेल्टा निकाला और फटाफट आंसर टिक करके घर को आए, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आज का सेशन था जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, और प्रैक्टिस करें घर पे। PPT चाहिए तो बता दीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो बाय गाइस, अगर लेक्चर पसंद आया हो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर देगा, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा, और हमने फेसबुक पे बनाया पेज, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, इंस्टा पे भी बन रहा है। तो बच्चों हमें फॉलो कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। तो बाय गाइस, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। बाय एवरीवन।